Hello everyone, in this video we are going to discuss Dawar under Muslim law. We have discussed Dawar earlier as well if you remember under the essentials of a valid nikah. So it is one of the most important essential of a valid nikah. Essentials of a valid निकाह इसी में हमने एक एसेंशियल डिस्कस किया था वो था दावर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेहर. इसको उर्दू में मेहर कहा जाता है. दावर हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था कंसिडरेशन के कंटेक्स्ट में, दैट बिकॉज निकाह इज इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें काइंड ऑफ कंसिडरेशन की जगह हम दावर को यूज करते हैं. बट दावर इज नॉट जस्ट अ मेयर कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इन अ मैरिज इटसेल्फ. ठीक है, दावर सिर्फ एक कंसिडरेशन नहीं है, रादर इट इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ. सो दावर इज a mark of respect to the wife. ठीक है, तो डावर को बेसिकली एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ देखा जाता है. ठीक है, सो ये हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब निकाह हुआ उस समय पर एक डावर डिसाइड होता है पार्टीज के बीच में कि हाँ हस्बैंड वाइफ को इतना डावर देगा. ठीक है, अब वो हो सकता है कि वो निकाह के टाइम पर ही डावर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि जितने समय वो मैरिज सबसिस्ट कर रही है, ठीक है, उस टाइम में कभी भी वो डावर पे ऑफ किया जा सकता है, या फिर जब डिसॉल्व होती है मैरिज उस टाइम पर भी डावर पे ऑफ किया जा सकता है. एंड डिसोल्यूशन वी नो कैन बी बाय वे ऑफ डिवोर्स एंड कैन बी बाय वे ऑफ डेथ ऑफ ईदर पार्टी. ठीक है, अगर किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो उससे भी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, या फिर डिवोर्स से मैरिज डिसॉल्व हो जाती है. एंड इन दोनों ही केसेस में डावर पेएबल होता है. अब हमारे तलाक वाले लेक्चर में हमने ये चीज भी डिस्कस करी थी कि किस किस फॉर्म ऑफ तलाक में डावर पेएबल होता है और किस में पेएबल नहीं होता है. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ डावर, और कितने टाइप्स ऑफ डावर होते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे. सो डावर इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ. ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन imposed on the husband. ऑब्लिगेशन है हस्बैंड की. डावर अगर निकाह के समय पर नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं फिक्स हुआ, तब भी ऐसा नहीं है कि डावर पिक्चर में होता ही नहीं है या फिर वो जो निकाह है वो इनवैलिड निकाह हो जाएगा. अगर डावर उस टाइम पर फिक्स नहीं हुआ है तब भी निकाह वैलिड रहेगा, बिकॉज ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज द अमाउंट ऑफ डावर कैन बी डिसाइडेड एंड पेड ऑफ अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में एक एसेंशियल हो जाता है निकाह का कि कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर वाइफ एंटाइटल्ड होगी डावर के लिए. सो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द हस्बैंड. ठीक है, नाउ डावर ऑल्सो एक्ट्स एज अ डेटरेंट ऑन द हस्बैंड्स पावर टू गिव डिवोर्स, क्योंकि हमने तलाक में देखा है कि हस्बैंड की अनफेटर्ड पावर्स होती है टू गिव डिवोर्स टू द वाइफ. वो किसी भी समय पर तलाक प्रोनाउंस कर सकते हैं, एंड अगर तलाक हसन और तलाक हसन है तो विद इन 3 months वो तलाक जो है वो वैलिड हो जाता है. ठीक है, सो इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट on the husband's power to pronounce तलाक. अभी मान लो हस्बैंड को पता है कि वो तलाक प्रोनाउंस कभी भी कर सकता है. ठीक है, लेकिन अगर उसे पता है कि वो डावर भी उसको पे करना पड़ेगा, तो वो काइंड ऑफ तलाक प्रोनाउंस करने से पहले 2 बार 3 बार 4 बार सोचेगा, क्योंकि उसके साथ एक पेमेंट भी इन्वॉल्व होगी. उसको अपनी वाइफ को पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ divorce. So in a way it acts as a deterrent on the husband's part to pronounce talaq to the wife. Now dower usually it is not required to be in writing, ठीक है, but if it is in written form, then that written document is called mehrnama. If in written form. And the ultimate object behind dower is to provide subsistence to the wife at the time of dissolution of marriage.
Now there are various types of dower. It is divided into two major categories: specified and unspecified dower. So specified dower means in which the amount of dower is specified. It is specific. जो dower का amount है वो decide कर लिया है parties ने, and it is specific. एक particular amount है जो decide हुआ है और वो dower में मिलेगा. ठीक है, so that is specified dower. It is also known as meher मुअस्समा. And unspecified dower is also known as meher misl. Now the specified dower can be further categorized into two types, and this categorization is given in Aqil Ahmed book. Okay, so uske according hai ye categorization. So according to Aqil Ahmed, this is the categorization. The specified dower can further be divided into two kinds. First is prompt dower and second is deferred dower. So this prompt dower is also known as meher muajjal, and deferred dower is also known as meher muajjal. So इसमें U आ रहा है और इसमें W आ रहा है. Okay, so this is the difference between the spellings. So prompt तो नाम से ही पता लग रहा है कि जैसे ही डिमांड हुई वैसे ही डावर पे करना हुआ. ठीक है, so prompt dower can be either directly be payable at the time of marriage or when the demand is made. Payable at the time of marriage or as and when demand is made. तो जैसे ही डिमांड होती है वैसे ही प्रॉम्प्ट डावर पेएबल होता है अनलेस द डीले इज अग्रीड अपॉन. ठीक है, अगर पार्टीज आपस में अग्री कर ले कि चलो ठीक है तुम 3 महीने बाद दे देना डावर, अगर वाइफ बोल दे तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा प्रॉम्प्ट डावर के कंटेक्स्ट में. बट अदरवाइज इफ नो सच एग्रीमेंट एग्जिस्ट देन yes it is payable as and when demand is made or directly at the time of marriage. So limitation period in this context is 3 years. Limitation period फ्रॉम रिफ्यूजल. जैसे ही हस्बैंड रिफ्यूज कर दे कि मैं तो नहीं दूंगा डावर तुम्हें, उसी टाइम से 3 साल तक का लिमिटेशन पीरियड है जब वाइफ सिविल सूट फाइल कर सकती है डावर के लिए. ओके, नाउ इफ द मैरिज वॉज अनकॉन्ज्यूमेटेड, ठीक है, अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई थी तो उस केस में क्या होता है, इफ द मैरिज इज अनकंज्यूमेटेड तो उस केस में वाइफ स्पेसिफिकली रिफ्यूज कर सकती है कोहैबिटेशन इफ द डावर इज रिफ्यूज बाय द हस्बैंड. ठीक है, अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, हस्बैंड रिफ्यूज कर दे डावर पे करने से, तो वाइफ कैन रिफ्यूज कोहैबिटेशन. बट इफ द मैरिज हैज बीन कंज्यूमेटेड देन द वाइफ कैन नॉट रिफ्यूज कोहैबिटेशन. ठीक है, तब वाइफ कोहैबिटेशन रिफ्यूज नहीं कर सकती. शी हैज टू रिजॉर्ट टू अदर मीन्स टू ऑब्टेन डावर फ्रॉम द हस्बैंड. सो इफ द मैरिज इज अनकंज्यूमेटेड, wife can refuse cohabitation and if the marriage is consummated, the wife cannot refuse कोहैबिटेशन. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मैरिज कंज्यूमेटेड है या नहीं है.
and according to that wife can decide whether to refuse or not to refuse cohabitation. देन नेक्स्ट टाइप इज डेफर्ड डावर, ठीक है, ये भी नाम से पता लग रहा है कि प्रॉम्प्ट डावर में क्या था, तुरंत जैसे ही डिमांड आई वैसे ही डावर पेएबल हो जाएगा, ठीक है, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेफर्ड डावर द डावर इज नॉट पेएबल एज एंड व्हेन डिमांड इज मेड, ठीक है, उसकी जो पेमेंट है वो डेफर हो गई है, वो एक लेटर डेट पर शिफ्ट हो गई है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड. सो डेफर्ड डावर इज यूजुअली पेएबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज. अगर कोई और पार्टीज में एग्रीमेंट हो गया है, वाइफ बोलती है कि चलो तुम मुझे 4 महीने बाद दे देना, हस्बैंड अग्री कर जाता है कि ठीक है 4 महीने बाद इस डेट को मैं तुम्हें डावर पे कर दूंगा, ठीक है, तो वो डेफर्ड डावर वैलिड होगा, ठीक है, बट अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में डेफर्ड डावर पेएबल होगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. Agreed upon by the parties. So wife is not entitled to demand this payment. Wife because anyway डिसोल्यूशन के टाइम पर वाइफ को डावर मिलेगा, ठीक है, सो डेफर्ड डावर के केस में वाइफ डिमांड नहीं कर सकती खुद से कि मुझे अपना डावर अब चाहिए, ठीक है, बट वाइफ कैन वॉलंटरीली गिव अप हर डावर एट द टाइम ऑफ हस्बैंड डेथ. हस्बैंड की जब डेथ होती है तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वाइफ वॉलंटरीली बोल सकती है कि हाँ मुझे अपना डावर नहीं चाहिए, या फिर वो पार्ट पेमेंट पर भी अग्री कर सकती है, बट दिस डिसीजन शुड बी वॉलंटरी, ठीक है, कोई और अगर फोर्स कर रहा है, कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो वैलिड डिसीजन नहीं होगा. अगर वाइफ वॉलंटरीली गिव अप करती है तो वो वैलिड होगी ट्रांजैक्शन, अदरवाइज नॉट. Wife can voluntarily give up dower at the time of husband's death. So this is the difference between prompt dower and deferred dower. Prompt dower में wife का right होता है, she can demand the amount of dower, but in the case of deferred dower the wife cannot demand the dower, वो demand नहीं कर सकती है. डेफर्ड के केस में नॉर्मल रूल यही होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के टाइम पर मिल जाएगा डावर अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, बट प्रॉम्प्ट के केस में या तो मैरिज के टाइम पर मिलता है या फिर ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज वो डावर का अमाउंट मिलता है अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, ठीक है. सो ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखना प्रॉम्प्ट और डेफर्ड डावर के बीच में. देन नेक्स्ट इज अनस्पेसिफाइड डावर. ये तो हमने देखे थे स्पेसिफाइड डावर्स वेयर द अमाउंट ऑफ डावर वाज स्पेसिफाइड, बट तब क्या होगा जब डावर का अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है पार्टीज में, ठीक है, तो क्या वाइफ को डावर मिलेगा ही नहीं. मान लो जब निकाह हुआ उस टाइम पर कोई भी अमाउंट स्पेसिफाई नहीं हुआ, ठीक है, मेहर का अमाउंट स्पेसिफाई नहीं हुआ, फिर ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज भी अगर मेहर का अमाउंट स्पेसिफाई नहीं हुआ और फिर हो गया डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मान लो तलाक हो गया दोनों के बीच में, तब क्या वाइफ को डावर नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज उसको पहले जो स्पेसिफाइड अमाउंट है डावर का वो कंफर्म नहीं किया गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है. फिर उसके बाद आता है हमारे पास अनस्पेसिफाइड डावर इन पिक्चर विच इज ऑल्सो नोन एज कस्टमरी डावर, प्रॉपर डावर, ये भी कहा जाता है अनस्पेसिफाइड डावर को. सो नॉर्मली जब डावर अनस्पेसिफाइड होता है तो उस केस में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस देखा जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कितना डावर मिलना चाहिए वाइफ को, कितना नहीं मिलना चाहिए. सो इट डिपेंड्स ऑन द ब्यूटी एंड स्टेटस ऑफ वाइफ, her qualifications, fortune, understanding, virtue, etc.
ठीक है, तो ये एक कंसिडरेशन प्ले करता है वाइल डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ डावर। और उसके अलावा जो वाइफ है उसके फादर के घर में बाकी विमेन को क्या क्या डावर का अमाउंट मिल रहा है उसके बेसिस पर भी वाइफ का अमाउंट डिटर्मिन होता है। सो गाइडेड बाय द अमाउंट पेबल टू other female members of wife's father's फैमिली। ठीक है, तो वाइफ के फादर की फैमिली में कितना अमाउंट मिलता है, बाकी विमेन को कितना मिला हुआ है अमाउंट, उसके बेसिस पर भी डिसाइड होता है कि वाइफ को कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हस्बैंड की फैमिली का कंसिडरेशन नहीं होता है, रादर वाइफ की फैमिली में कितना मिलता है अमाउंट उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। देन हस्बैंड सोशल पोजिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसिडरेशन। हस्बैंड किस पोस्ट पर है, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, क्या उसकी अर्निंग है, ये सब फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं इन डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ डावर। Then one more factor that plays the role in determining the amount of dower is circumstances of time. मान लो जब डावर का क्वेश्चन अराइज हुआ तब हस्बैंड की फैमिली में एक बहुत मेजर लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम के सर्कमस्टांसेस की वजह से जो हस्बैंड है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं अलाउ कर रही है कि वो इतना डावर का अमाउंट पे कर सके, तो वो जितना कर सकता है उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड होगा अंडर शिया लॉ। ठीक है, शिया लॉ में द अमाउंट ऑफ प्रॉपर डावर शुड नॉट एक्सीड 500 dirhams. The amount of should not exceed 500 dirhams. 500 dirham से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता शिया लॉ में डावर का अमाउंट, बट सुन्नी लॉ में ऐसा कोई मैक्सिमम रूल नहीं है। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ डावर, बट हमने टाइप्स ऑफ डावर तो देखे, बट अगर कुछ एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो हम क्या अज्यूम करेंगे किस टाइप का डावर है वो। सो अंडर शिया लॉ if there is no agreement regarding the type of dower, then the whole amount of dower is considered as prompt. Whole regarded as prompt unless otherwise agreed. ठीक है, पूरा अमाउंट प्रॉम्प्ट माना जाता है। सुन्नी लॉ में, सुन्नी law, the decision regarding whether the whole amount of dower is proper or deferred, ये किस पर डिपेंड करता है, ये वाइफ की फैमिली में क्या कस्टम्स चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सो डिपेंड्स ऑन कस्टम्स ऑफ वाइफ्स फादर्स फैमिली। ठीक है, कि उनकी फैमिली में कैसा ट्रीट किया जाता है डावर को इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। एंड अगर ऐसा कोई कस्टम भी खुल के नहीं सामने आ पा रहा है, कोई फिक्स नहीं कह सकते हैं कि हाँ यही कस्टम है इस फैमिली का, तो उस केस में पार्ट इज रिगार्डेड एज प्रॉम्प्ट एंड पार्ट इज रिगार्डेड एज डेफर्ड। इन एब्सेंस ऑफ एनी कस्टम, पार्ट regarded as prompt and part deferred। ठीक है, तो ये हमने सर्कमस्टांसेस किस चीज के देखे हैं, हमने ये सर्कमस्टांसेस देखे हैं उस कंटेक्स्ट में जब पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है स्पेसिफिक कि हमें डावर को प्रॉम्प्ट
कंसिडर करना चाहिए या डेफर्ड कंसिडर करना चाहिए। एंड अगर अमाउंट स्पेसिफाइड ही नहीं है तब तो प्रॉपर डावर ही होगा दोनों केसेस में। बट अगर अमाउंट स्पेसिफाइड है तो शिया लॉ में क्या होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉम्प्ट इफ देयर इज नो सच एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। और सुन्नी लॉ में पहले तो हम कस्टम देखेंगे वाइफ की फैमिली में क्या फॉलो होता है। अगर कोई कस्टम ऐसे खुल के नहीं सामने आ पा रहा है, कोई फिक्स कस्टम नहीं है, तो उस केस में पार्ट प्रॉम्प्ट और पार्ट डेफर्ड कंसिडर होता है। नाउ डावर इज कंसिडर्ड एज अनसिक्योर्ड डेट, ठीक है, इट इज एन अनसिक्योर्ड डेट। तो मान लो अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर चार्ज क्रिएट कर दिया गया कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है इससे वाइफ को डावर मिलेगा, ठीक है, एंड इन फ्यूचर जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है उस टाइम पर दूसरे क्रेडिटर्स भी होते हैं, तो वाइफ को कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज अनसिक्योर्ड डेट, कोई सिक्योर्ड डेट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वाइफ के पास पोजेशन है किसी प्रॉपर्टी का, ठीक है, वाइफ को ही पोजेशन दे दिया गया किसी प्रॉपर्टी का कि हाँ तुम अपने डावर का अमाउंट इस प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हो, देन शी विल हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो शी हैज राइट टू लीन ओवर दैट प्रॉपर्टी, वो एज अ लीन उस प्रॉपर्टी को रख सकती है। सो शी डज नॉट हैव अ प्रेफरेंशियल राइट बाकी क्रेडिटर्स की तरह ही उसे ट्रीट किया जाएगा बिकॉज शी इज एन अनसिक्योर्ड डेटर। बट इन केस ऑफ डेथ, widow is entitled to receive the amount of dower before the legacies are paid off. In case of death, amount of dower before legacies are distributed, ठीक है। तो जो भी इनहेरिटेंस राइट्स है उन सबको डिटर्मिन करने से पहले वाइफ का जो डावर का अमाउंट है वो पे ऑफ होगा और उसके बाद इनहेरिटेंस राइट्स डिटर्मिन होंगे बाकी सभी पार्टीज के। एंड what if the husband refuses to pay the dower amount? So wife's rights over dower when husband refuses to pay the amount, ठीक है। वाइफ के पास क्या क्या राइट्स हैं उस केस में जब हस्बैंड रिफ्यूज कर देता है। फर्स्ट इज शी कैन रिफ्यूज कोहैबिटेशन, इफ मैरिज नॉट कंज्यूमेटेड। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि अगर मैरिज कंज्यूमेटेड है देन द वाइफ कैन नॉट refuse cohabitation. Only if the marriage is unconsummated and the husband refuses to pay off the amount, then she can refuse cohabitation. So if the marriage is not consummated, then the second right is right to lien over the property. Right to lien over the property. राइट टू लीन किस प्रॉपर्टी पर है? वैसे तो वाइफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है ना, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है प्रॉपर्टी की, बट इफ वाइफ के पास स्पेसिफिक पोजेशन है प्रॉपर्टी की, शी हैज राइट टू लीन ओवर द प्रॉपर्टी, जिसकी पोजेशन उसके पास है, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी की पोजेशन अगर वाइफ के पास ही है, सो शी कैन कीप इट एज अ लीन जब तक हस्बैंड उसको अमाउंट पे ऑफ नहीं करता है। देन देयर इज राइट टू डावर एज अ डेट, ठीक है, एज अ डेट। वो क्रेडिटर है बेसिकली हस्बैंड की, राइट, तो वो एक सिविल सूट भी फाइल कर सकती है। एंड नॉर्मली जो एक क्रेडिटर जो मीन्स एम्प्लॉय कर सकता है किसी अपने डेटर से अमाउंट रिसीव करने के लिए, वो सभी मीन्स एम्प्लॉय कर सकती है वाइफ भी, बिकॉज शी इज एन अनसिक्योर्ड creditor. Also, one more thing, under specified dower, minimum amount that the Sunni can give is 10 dirhams.
हमने शिया लॉ के कंटेक्स में देखा, जो प्रॉपर डावर है, कस्टमरी डावर है, उसके कंटेक्स में कि शिया लॉ में 500 दिरहम्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डावर मिल सकता है, बट स्पेसिफाइड डावर में जिसमें अमाउंट फिक्स है तो उसमें मिनिमम 10 दिरहम्स अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि 10 दिरहम से नीचे का अमाउंट नहीं मिल सकता है एज अ डावर, ठीक है। मिनिमम 10 दिरहम्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर डावर के कंटेक्स में दैट इन कंटेक्स ऑफ सुन्नी लॉ specified dower the amount is minimum of 10 dirhams, and for proper dower the maximum amount under Shia law is 500 dirhams, ठीक है। स्पेसिफाइड डावर में शिया लॉ में कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है, एंड सिमिलरली प्रॉपर डावर में सुन्नी लॉ में कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है। So with this, our lecture on Davar under Muslim law is complete. Thank you.